हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर दूसरा है अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड वेस्ट एंड सॉल्ट। तो इसके हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। कुल प्रश्न जो हैं हमें 13 प्रश्न हल करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा है, आइए हल करते हैं। निर्मित सूचक आप कैसे बनाएंगे। सर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, ऐसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन कर दिया जाए, अम्ल तथा क्षार यानी भस्म की पहचान करते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें घर पे बनाना है, यानी गृह निर्मित हमें तैयार करना है। तो ऐसे हम लिखेंगे, गृह निर्मित सूचक में हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, पिटकुनिया के पत्ते आदि द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कर सकते हैं। इन्हें हम निम्न कार्यकलाप यानी एक्सपेरिमेंट द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको पहले लिखनी है। वो लिखने के बाद देखिए, पहला कार्यकलाप, दूसरा है और इसके बाद तीसरा है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे हल्दी वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है, कार्यकलाप लिख के डैश देना है। हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े को जल के साथ गर्म करके छान लेना है और हल्दी से प्राप्त विलयन को दो अलग अलग परखनली में हमें रख लेना है, जो कांच की बनी होती है। एक परखनली में साबुन का विलयन डालना है। ठीक है, और परखनली का रंग, पीला का रंग जो है वो लाल भूरे रंग में बदल जाता है, तो हम समझते हैं कि साबुन की क्षारीय होने की पहचान है। तो रंग परिवर्तन हो गया। ठीक है, पीला रंग जो है वो लाल, तो रंग परिवर्तन हो गया, पीला से क्या हो गया, लाल भूरा हो गया, तो हम क्षारीय समझते हैं। और दूसरे परखनली में सिरका रख दिया जाए, वो अम्ल होता है, और उसमें हम डालेंगे तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब सिरका अम्लीय है। ठीक है, तो क्या समझ में आया। तो रंग परिवर्तन होना वो दिखाता है क्षारीयता को, और रंग नहीं परिवर्तन होना यानी पीला ही हो जाना वो अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका कार्यकलाप ये पूरा हुआ हल्दी के। मैंने आपको बताया ये पूरा लिखना है और ये कार्यकलाप आपको लिख लेना है। इसे प्रश्न क्रमांक पहला हमारा समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा सवाल, प्राकृतिक सूचक क्या है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, यानी प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं होती हैं उनसे हम अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे। ठीक है, इनसे अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे की जाती है, इन प्राकृतिक सूचक के द्वारा। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो पहले आप ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सूचक यानी प्राकृतिक पदार्थ आ जाएंगे, लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, ठीक है, और कुछ फूलों के पत्ते जैसे पेटकुनिया हो गया, जेरनियम हो गया। ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक कहे जाते हैं। तो हम इनके नाम लिखेंगे और यही आप क्रियाकलाप लिख सकते हैं, चाहे वो हल्दी वाला लिखें चाहे वो लाल गोभी वाला लिखें। ठीक है, आप हल्दी वाला भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप लाल गोभी वाला भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। तो सबसे पहले आपको लिखना है, ऐसे सूचक जो प्राकृतिक पदार्थों द्वारा बने होते हैं तथा रंग परिवर्तन कर अम्ल तथा भस्म यानी क्षार की पहचान कराते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। समझ गए क्या है प्राकृतिक सूचक, हमने परिभाषा कर दी। प्राकृतिक सूचक द्वारा अम्ल तथा भस्म की जांच निम्न तरीकों से किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कोई आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिया गया है, तीनों ही प्राकृतिक है, चाहे आप हल्दी लिखिए, लाल गोभी, चाहे चुकंदर लिखिए। समझ गए, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड वेस्ट एंड सॉल्ट क्या है, यानी तीनों की परिभाषा हमें करनी है और इसके साथ ही साथ हमें दो उदाहरण भी देना है, अम्ल के उदाहरण, भस्म के और लवण के उदाहरण। काफ़ी आसान सवाल है, आइए करते हैं इसका आंसर। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे अम्ल की परिभाषा है। ठीक है, अम्ल क्या है, जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे है भस्म। ठीक है, जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH देते हैं, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अब इसके बाद हमें उसी तरीके से लवण के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, की परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले अम्ल की परिभाषा, एसिड क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रदान करता है जल में, तथा जलीय विलयन जो होगा वो स्वाद में खट्टा होगा। ठीक है, हमें 2 उदाहरण देना है अम्ल के, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये हो गए, तो ये आपका 2 उदाहरण हो गया। इसके बाद दूसरा है भस्म यानी विष। इसका क्या है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इनके उदाहरण देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये भस्म कहलाते हैं। तो इनके दो ही आपको लिखने हैं, ये शुरुआती दो आप लिख लीजिए। लवण देखिए इसकी परिभाषा, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक परमाणु को क्षारक के परमाणु या धारायन से परिस्थिति में क्या करता है? स्थापित होकर बनता है। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ये उदासीकरण अभिक्रिया हो गई। तो ये लवण की परिभाषा हो जाती है। तो हमें दो लवण भी बताना है। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड यानी नमक हो गया, ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये दो ही आपको बताना है। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है समाप्त। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, लवण किसे कहते हैं? ठीक है, दो अम्लीय तथा दो समान लवणों के नाम हमें लिखना है। तो ये रही लवण की परिभाषा। लवण अर्थात साल्ट, लवण एक यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को क्षारक के परमाणु यानी धानायन से क्या करता है? प्रतिस्थापित करने से बनता है। या आप इसे दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, अम्ल तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण बनता है। ठीक है, तो ये लवण के उदाहरण हो गए। तो हमें इसमें बताना है लवण के प्रकार में सामान्य और अम्लीय लवण। तो सामान्य लवण देखिए सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, और अम्लीय लवण देखिए हम लिखेंगे, उदाहरण आपको लिखना है, ये रहा। ठीक है, अम्लीय लवण, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट, ये अम्लीय लवण है। और दूसरा है सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, ये दूसरा भी अम्लीय लवण है। ठीक है, समझ में आ गया। पांचवा सवाल देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, उदासीनीकरण, अम्ल तथा भस्म की क्रिया के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये रहा क्या, ये हो गया भस्म, ये हो गया अम्ल, तो बन गया लवण यानी नमक और जल। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया कही जाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये सारे आपको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ तक, यानी दोनों के गुण उदास पड़ जाते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है, नमक और जल। समझ गए? तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों के गुण उदास पड़ जाते हैं। अम्ल का कोई गुण नहीं रहता, न ही भास्मिक होता है। ठीक है, तो वो हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए। 6 नंबर सवाल देखिए, अम्लों की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, किन किन तरीक़ों से अम्लों की शक्ति की तुलना की जा सकती है? तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है। देखिए हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा से ही वो अम्लीय शक्ति का निर्धारण होता है। ठीक है, देखिए ये लिखने के बाद हम यहाँ पे समझते हैं, वे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक यानी पूर्णतः घुलकर आयनिक होकर अधिक मात्रा में H+ आयन प्रदान करते हैं तो वो प्रबल अम्ल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये पूर्णतः आयनित होते हैं। और वहीं दूसरी प्रकार देखिए, ये रहे इनके एग्जाम्पल। ठीक है, ये प्रबल अम्ल है, इनके एग्जाम्पल ये रहा। अब इसके बाद दूसरा जो है वो होता है दुर्बल अम्ल, यानी जलीय विलयन आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी H+ आयन कम मात्रा में प्रदान करता है। ये दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, कौन से? एसिटिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया। समझ गए? बस यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए अथवा देखिए, अम्ल तथा क्षार के आर्हेनियस सिद्धांत की व्याख्या हमें करना है। तो इसका मतलब है आर्हेनियस जो रसायन शास्त्री हैं उन्होंने अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं दी हैं वही हमें लिखना है। तो सबसे पहले अम्ल की हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिखना है और ये एग्जाम्पल ले लेना है। समझ गए? तो H+ आयन प्रदान करता है अम्ल, ठीक है, जल में घुलकर। अब इसके बाद क्षार हमें लिखना है, ये पूरा लिखना है और ये एक एग्जाम्पल ले लेना है। बस हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, इनकी पुष्टि करना है, हमें प्रमाणित करना है, यानी इसका कारण बताना है। NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। दूसरा है CH3COOH, ठीक है, Na का विलयन क्षारीय होता है, यानी सोडियम एसीटेट है। इसके बाद यहाँ पे Na2SO4, ये क्या है? तो ये सोडियम सल्फेट हो गया, इसका विलयन उदासीन होता है। तो यहाँ पे आपको गौर करना है, ये अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, ये pH मान से संबंधित है। ठीक है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है, अगर 7 है तो वो उदासीन है। आइए इसका आंसर हम लोग काफ़ी अच्छे से लिखते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है।
तो यहाँ पे आपको नज़र डालना है, हमारा जो आंसर है यहाँ पे तीनों है। तो पहला है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो हम यहाँ इसका आंसर ये लिखेंगे, कारण प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, इसी कारण, किस कारण, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से ही बना है अमोनियम क्लोराइड, इसी कारण इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। और दूसरा कारण, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। समझ गए? तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है सोडियम एसीटेट का विलयन क्षारीय होता है। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे नज़र डालिए, सोडियम एसीटेट है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, और इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यहाँ तक लिख लेना है, और ये आपका एग्जाम्पल में आ गया। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का विलयन उदासीन होता है, इसका मतलब इसका पीएच मान 7 होगा। तो ये रहा Na2SO4। तो इसका कारण हम लिखेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। ये कैसे बना है, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बना है, इसी कारण उदासीन होता है। और दूसरा कारण है, इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। समझ गए? तो ये आपका तीनों आंसर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 9 नंबर, दैनिक जीवन में डेली लाइफ में पीएच का महत्व बताना है। यहाँ से करेंगे, हमारे दैनिक जीवन में पीएच अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसके कुछ मुख्य महत्वों पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो पहला है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, तो इसका हमें यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद दूसरा, पीएच परिवर्तन से दांतों पर प्रभाव। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ तक कर लेना है, और इसी तरीके से आप 3 और 4 कम से कम आप लिख लीजिए। समझ गए? इसके बाद अगला सवाल देखिए 10 नंबर, अम्लों के 5 गुणों का उल्लेख करें। कौन कौन से गुण होते हैं अम्ल के? तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, अम्लों के 5 गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, हम सभी जानते हैं। ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दूसरा है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। चौथा है, ये कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अम्ल क्षारकों से अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये 5 इसके गुण हो गए। और देखिए 11, भस्मों के 5 गुण हमें अब लिखना है। तो भस्मों के 5 गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये अम्ल से अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, ये हल्दी का रंग भूरा क्या कर देता है, भूरा लाल कर देता है भस्म। यह फिनाइलथिलीन के घोल में गुलाबी कर देता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए 12 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र हमें लिखना है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार बनाया जाता है, कागज़ बनाने की फैक्ट्रियों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य के लिए होता है, यानी इस पूरे में हमें 3 सवाल का आंसर करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमें सूत्र लिखना है विरंजन चूर्ण का यानी ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये रहा CaOCl। ठीक है, Cl, ये बड़ा कोष्ठ बंद, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, और कैसे बनाया जाता है, तो ये शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, विरंजन चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र ये रहा। बनाने की विधि, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क का मतलब क्या है, सूखा। ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं हो, बुझे हुए चूने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, ये चूना है, को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त यानी गर्म किया जाए और उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो विरंजन चूर्ण बन जाता है। अब इसी में देखिए तीसरा सवाल, कागज़ बनाने वाली फैक्ट्रियों में क्यों किया जाता है, क्योंकि कागज़ बनाने वाली फैक्ट्रियों में विरंजन के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कागज़ के विरंजन में यानी बैक्टीरिया वगैरह हटाने में, रंग को परिवर्तन करने में। समझ गए? तो इसका आंसर पूरा हुआ आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 13 नंबर देखिए, इस सेशन का आखिरी सवाल है, विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम हमें लिखना है और सूत्र लिखना है। अभी हमने लिखा, ठीक है, इसका रासायनिक नाम लेकिन यहाँ पे देना है और सूत्र भी लिखना है। इसी में दूसरा है, हवा में खुला छोड़ने पर क्लोरीन जैसे गंध क्यों आती है विरंजन चूर्ण से। तीसरा है, तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की विरंजन चूर्ण की क्रिया का हमें समीकरण लिखना है। आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक नाम लिखेंगे सूत्र के साथ। तो पहला का आंसर हमें लिखना है विरंजन चूर्ण। ठीक है, CaOCl, ठीक है, Cl, ये हो गया इसका सूत्र और इसका नाम क्या हुआ,
तो इसका नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये इसका नाम हो गया। और इसका नाम अन्य है ब्लीचिंग पाउडर से कहा जाता है। तो ये पहला का आंसर आपका हो गया। तो ये पहला का आंसर हो गया। अब इसके बाद हवा में खुला छोड़ने पर ये क्लोरीन जैसी गंध क्यों आती है? तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ से करेंगे, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। ठीक है, तो वायुमंडल में देखिए बहुत सारी गैसें हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हवा में खुला छोड़ दिया जाए, ये अस्थायी यौगिक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की से आर्द्रता ग्रहण कर, आर्द्रता मतलब जल ग्रहण कर, जल वाष्प ग्रहण कर ये क्लोरीन गैस देता है, इसी कारण। ठीक है, ये पूरा आपका हो गया। तीसरा सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अम्ल का प्रभाव, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ये क्लोरीन देता है। ठीक है, यानी ये रहा ब्लीचिंग पाउडर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका पूरा आपका आंसर लिखना है, क्या हमें समीकरण ही लिखना है। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।